इस छोटे लेक्चर का टॉपिक है रुदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। क्यों प्लम पुडिंग मॉडल फेल हो गया। यही हमारी कैथोड रेज जो मिलिकन ऑयल ड्रॉप लाइन स्पेक्ट्रा, ये सारी जो है वीडियो, उन्हीं का ये एक हिस्सा। ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सारे एक दूसरे को कोरोबोरेट करते हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं द होल कनेक्टेड फील्ड। देखो, अब थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, ये हमने देखा। तो नेचुरली उन्होंने एक एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया, ये भी देखा हमने, जिसे हम प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। रुदरफोर्ड, गाइगर और मार्सडेन ने इसी मॉडल को टेस्ट करने के लिए अल्फा पार्टिकल्स और थीन गोल्ड फॉइल का यूज किया। इस लेक्चर में हमारा एम रहेगा कि रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का बेसिक सेटअप और ऑब्जर्वेशन समझना, देखना कि इन ऑब्जर्वेशंस ने प्लम पुडिंग मॉडल को कैसे रिजेक्ट किया, और कैसे ये सब न्यूक्लियर मॉडल जो अ, हमारा बेसिक एटम का मॉडल आता है उसकी तरफ ले गए। थॉमसन का आइडिया लगभग 1904 के पास आया था। उनके हिसाब से एटम एक पॉजिटिव चार्ज का यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म गोला समझ लो, मतलब उसी को पुडिंग कहते हैं, यूनिफॉर्म गोले को। और इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर रैंडम जगह एम्बेडेड है, मतलब है ना, उसी गोले में आप जैसे दाने रख दो, ऐसे, जैसे प्लम के टुकड़े, ऐसा। ऐसे डिफ्यूज पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप हैवी पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स को भेजो, समझो आप, है, वो भी पॉजिटिव, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव, तो क्या एक्सपेक्ट करते हो? तो उनको बहुत छोटे रिफ्लेक्शन मिलने चाहिए, क्योंकि वो तो डिफ्यूज था, और जो भेज रहा है वो 2 अल्फा पार्टिकल था, वो भी पॉजिटिव था। तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं जहां सडनली बहुत स्ट्रांग रिपल्जन मिल जाए, है ना, रिपल्जन का कोई क्योंकि डिफ्यूज पॉजिटिव चार्ज था ना, तो वो अल्फा पार्टिकल जैसे हेवी पार्टिकल को नहीं रिपल कर सकता, ये एक्सपेक्टेशन था। यानी प्लम पुडिंग मॉडल के हिसाब से लार्ज एंगल, जिसको बैक स्कैटरिंग का कोई रीजन ही नहीं था। समझे आप? तो देखो, ये जो स्कीमेटिक रुदरफोर्ड का मतलब सिंप्लीफाइड सेटअप दिखाता है। लेफ्ट साइड पे आप देखो, एक अल्फा पार्टिकल सोर्स है जो नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल भेजता है। बीच में एक बहुत ही थीन गोल्ड फॉइल रखी गई है, कुछ एटम्स की थिकनेस के बराबर, है ना। ये बोल्ड थिकनेस है गोल्ड फॉइल की, वो बहुत ज्यादा होती तो मतलब ही नहीं बनता, है ना। इसीलिए उसको बहुत कीन रखा गया ताकि वो पास करा सके अल्फा। अब देखो राइट साइड में और उसके सराउंडिंग एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन का आर्क बनाया है। ये थोड़ा आधा ही दिखाया है, लेकिन वो पूरा होता है। अब जिसमें अल्फा पार्टिकल को उम, वो फ्लोरोसेंट की स्क्रीन करती क्या है कि उसको टैप करके जब भी अल्फा पार्टिकल टकराए तो एक फ्लैश देता है, ऐसा है ये। जब अल्फा गोल्ड फॉइल पे जाता है तो कुछ अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट निकल जाते हैं, ना, ग्रीन एरो देखो, और कुछ थोड़े से डिफ्लेक्ट होते हैं, और कुछ मतलब बहुत ही कम केसेस में बहुत ज्यादा एंगल से ऑलमोस्ट वापस की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है, जैसे ये रेड है। इस पैटर्न को देख के रुदरफोर्ड ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कंक्लूजन निकाला। आगे देखते हो क्या था।
पहले ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशन देखो कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल को ऑलमोस्ट बिना डिस्टर्ब किए हुए क्रॉस कर गए, बिल्कुल सीधे। इसका मतलब एटम का बहुत बड़ा हिस्सा बेसिकली एम्प्टी स्पेस है। बिल्कुल सीधे का मतलब कुछ है ही नहीं वहाँ। छोटा फ्रैक्शन थोड़े से मॉडरेट एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ। और सबसे सरप्राइजिंग था बहुत ही टाइनी फ्रैक्शन। वो बोलते हैं कि 1 in 8,000। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। जैसे मैंने कहा कि रिजल्ट को इंटरप्रेट करने में बहुत टाइम लगता है, एक्सपेरिमेंट करने में कंपैरेटिवली ठीक। तो इतने बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ कि कुछ तो ऑलमोस्ट वापस की तरफ ही आ गए, हमने जैसे देखा। तो इस पर रुदरफोर्ड का एक फेमस रिमार्क था, और सरप्राइजिंग रिमार्क जिसको बोलते हैं। वो ये था कि इट वाज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल एज इफ यू फायर्ड 15-inch शेल एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट केम। ना देखो ये सरप्राइजिंग रिजल्ट। और उनका नेचुरल रिमार्क देखा, यानी गोल्ड फॉइल जैसी पतली चीज पर इतना स्ट्रॉन्ग बैक स्कैटरिंग प्लम पुडिंग मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हो सकता है। तो इन ऑब्जर्वेशन से रुदरफोर्ड ने कुछ की कंक्लूजन निकाले। और हालांकि उन्होंने कैलकुलेशन भी बहुत किया है, बट हम वो नहीं दिखाएंगे अभी। यह है कि कंक्लूजन में मोस्ट अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट निकल गए। तो एटम का ज्यादा हिस्सा एम्प्टी स्पेस है। और ये जो रेयर मतलब लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन के लिए बहुत स्ट्रांग रिपल्सिव फोर्स चाहिए था। ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब पॉजिटिव चार्ज और मास बहुत छोटे रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड हो। इससे उन्होंने न्यूक्लियर मॉडल को प्रपोज किया। वो कहते हैं कि एटम का ऑलमोस्ट सारा मास और पॉजिटिव चार्ज एक टाइनी न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस वर्ड उन्होंने लिया है, जो टाइनी कॉन्सेंट्रेटेड स्पेस है। तो वो न्यूक्लियस में ही होता है। और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। जैसे प्लेनेट सन जैसा पिक्चर। एटम का साइज मेनली इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से डिसाइड होता है। न्यूक्लियस खुद बहुत ही छोटा होता है, न्यूक्लियस का कोई मतलब कंपैरेटिवली बहुत साइज छोटा है। तो ये जो ऑर्बिट है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे सर्कल करता है, वही एटम का साइज है, ऐसा कह सकते हैं। अब रुदरफोर्ड का मॉडल ने काम तो कर दिया बड़ा, कि अल्फा स्कैटरिंग को एक्सप्लेन किया। बताया कि एटम मोस्टली एम्प्टी स्पेस है, और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस बोला, और वो सेंटर में है, छोटा सा। लेकिन अब कुछ नए प्रॉब्लम भी थे। जैसे इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा था, तो सर्कल मतलब एक्सेलरेशन, और चार्ज का एक्सेलरेशन तो रेडिएशन निकालेंगे कंटिन्यूअस। इसका मतलब एटम अनस्टेबल होना चाहिए, क्योंकि जैसे रेडिएशन निकालेगा तो इलेक्ट्रॉन स्पाइरल करके न्यूक्लियर पे गिर जाएगा। है, क्योंकि रेडिएशन मतलब उसकी एनर्जी लूज होती जाएगी, वो धीरे धीरे कोलैप्स हो जाएगा। और एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम कि ये मॉडल एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं करता है, जो हमने देखा बोर मॉडल में, बोर के लेक्चर में। तो बोर ने 1913 में इसी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को लिया, और उस पर अपने क्वांटाइज्ड ऑर्बिट ऐड कर दिए। ये दोनों प्रॉब्लम को देखते हो, उन्होंने स्टेशनरी ऑर्बिट्स और एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन, मतलब ये जंप्स बिटवीन लेवल्स, है ना, फोटॉन्स विद स्पेसिफिक एनर्जी, जैसे डेल्टा ई। तो ये डेल्टा ई जो लाइन स्पेक्ट्रा है उसके हिसाब से मैच करवा दी। इस तरह रुदरफोर्ड और बोर मिलकर न्यूक्लियर प्लस क्वांटाइज्ड ऑर्बिट मॉडल देते हैं, जो स्कैटरिंग भी एक्सप्लेन करता है और स्पेक्ट्रा भी। अब के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समरी देखो। रुदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल्स ऑन थीन गोल्ड फॉइल, most straight, few deflected, very few large angle scattering. Conclusion: atom mostly empty space, positive charge and mass
इन अ टाइनी स्पेस कॉल्ड न्यूक्लियस बोल दो। थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल गलत हो जाता है। इसीलिए लिमिटेशन क्या है, क्लासिकल ऑर्बिट पिक्चर स्टेबल नहीं है, यही समझना बस उत्तर पोल के मॉडल। और दूसरा, लाइन स्पेक्ट्रा भी एक्सप्लेन नहीं करता। ये दो चीजें हैं रुदरफोर्ड पोल के मॉडल में। यही जगह जहां से बोर का क्वांटाइज्ड ऑर्बिट मॉडल एंटर होता है। तो इस छोटे लेक्चर का काम था रुदरफोर्ड की कहानी और उसके कॉन्सेप्चुअल रिजल्ट्स क्लियर करना, ताकि आप ये मॉडर्न फिजिक्स का जो टॉपिक है उसके स्टेप्स को कॉन्फिडेंटली आगे आगे समझ सको। तो यहीं पे हम इस छोटे लेक्चर को पॉज करते हैं, है ना? अगर आप इसको मिलीकन लाइन स्पेक्ट्रा, जो हमारा बोर वीडियो था, इसको साथ रख के सबको साथ जोड़ दे और देखे सबको साथ, तो आपको एक लगातार स्टोरी जैसे कनेक्टेड एक पिक्चर समझ में आएगा। जैसे थॉमसन का इलेक्ट्रॉन प्लस ई बाय एम, मिलीकन का मिलीकन ने इलेक्ट्रॉन का ई और चार्ज क्वांटाइजेशन, रुदरफोर्ड ने न्यूक्लियस प्लस एम्प्टी स्पेस, और उसके बाद बोर का क्वांटाइज्ड ऑर्बिट एंड लाइन स्पेक्ट्रम। ऐसे हिस्टोरिकल और कॉन्सेप्चुअल का क्लैरिटी मिलेगी। थैंक यू।